नमस्कार दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 81 तक पहुंच चुके हैं, जहां पे हम आज इलेक्शन लॉज के बारे में बात करेंगे। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इससे पहले अगर आपने इससे पहले का जो चैप्टर है जिसमें मैंने आपने अपने देश के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम की बात करी थी, जिसपे मैंने अपने देश में जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी बात करी थी। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है इलेक्शन लॉज वाला, ये पिछले के वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रिपीट होंगी, तो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो हम इस चैप्टर को छोटे-छोटे सब हेडिंग्स के थ्रू समझेंगे। जैसे हम सबसे पहले इलेक्शन लॉज के पीछे का बैकग्राउंड क्या है उसको समझेंगे। फिर उसके बाद इन बैकग्राउंड के मद्देनज़र हम देखते हैं हमारे पार्लियामेंट ने जो 2 लॉ पास किए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके बारे में बात करेंगे। इन दोनों एक्ट्स के क्या-क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमें जानने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के बारे में, क्योंकि 1971 में जब सेंसस हुआ था तो इसी के सेंसस के बेस पे 2002 तक हम देखते हैं कि डिलिमिटेशन होता रहा था। तो आखिरकार इस एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस हम समझेंगे, और साथ ही साथ इलेक्शन से रिलेटेड जो बाकी कुछ अदर जो लॉज हैं या एक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम इलेक्शन लॉज के कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 और 170, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो ये बताते हैं कि पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे। देखिए, सबसे पहले अब जो 81 है वो आपको पार्लियामेंट में बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे। फॉर एग्जांपल आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगा 250 और लोकसभा में आपको 552 देखने को मिलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। उसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स होते हैं उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हो सकते हैं, ये आपका आर्टिकल नंबर 170 बताता है। साथ ही साथ ये दोनों जो आर्टिकल हैं वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में भी बताते हैं, जो प्रिंसिपल्स तब फॉलो किए जाते हैं जब हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा में अलग अलग स्टेट्स को सीट्स एलोकेट किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में जो भी सीट्स दिए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स को, उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी और इन सीट्स के एलोकेशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन है उसको देखा जाता है। तो इन सारे प्रिंसिपल के बारे में भी आर्टिकल 81 और 170 बताता है। अब इस आर्टिकल में ये तो लिख दिया गया है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आपको लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स में या पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे, या किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी। लेकिन जो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स है, जो एक्चुअल एलोकेशन ऑफ सीट्स होता है, उसके लिए पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ता है। ठीक बात है। उसी तरीके से आप देखेंगे एक आर्टिकल 171 है जो ये बताता है कि स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स और कितने मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स होंगे। अगर हम स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आपको सारे स्टेट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स हैं। इन 28 स्टेट्स में से 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर आपको स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलता है। इन 6 स्टेट में आप देखेंगे बिहार है, आपको यूपी देखने को मिलेगा, इसके अलावा महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, कर्नाटक के अलावा आपको तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको बाई कैमरा लेजिस्लेचर देखने को मिलता है स्टेट लेवल पे। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट का लोअर हाउस कहते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेट का अपर हाउस कहते हैं। तो ये जो आपका सिस्टम है स्टेट्स के अंदर, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला सिस्टम है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे और मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, ये आर्टिकल 171 बताता है। तो अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो आप देखेंगे कि किसी भी स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उस असेंबली के जितनी भी टोटल सीट्स हैं उसका 1/3 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकता है। और मिनिमम सीट्स की मैं बात करूं लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ये 40 होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और उसी तरीके से जो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स आपको किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में भरे जाते हैं वो एक लॉ के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि पार्लियामेंट बनाती है। तो ये ऐसा आर्टिकल 81, 170 और 171 कहता है। तो इन तीनों आर्टिकल के बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए जो है वो पावर दिया गया है। तो इसी बैकग्राउंड में पार्लियामेंट ने दो इंपॉर्टेंट एक्ट पास किए हैं। एक तो पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है और दूसरा 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1950 वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की। ठीक है, देखिए, जब ये एक्ट को इन सारे आर्टिकल के बैकग्राउंड में आर्टिकल 81, 170, 171, इन सारे आर्टिकल्स के बैकग्राउंड में जब इस ऐप को इनैक्ट किया गया तो इस एक्ट में ये बताया गया कि लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन तीनों में
किस तरीके से सीट्स का एलोकेशन होगा। अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को भी इस बात की पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन कर सके। और इसके पीछे जो पर्पस होगा, इस पर्पस के लिए इस पर्पस के लिए जो प्रेसिडेंट है वो एक डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करेगा। अगर डीलिमिटेशन के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो अभी तक हमारे देश में टोटल 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया है। 19 माफ कीजिएगा 1952 में, 1962 में, 62 में, 72 में और फिर 2002 में। तो इन 4 सालों में आप देखेंगे अभी तक हमारे देश में टोटल 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया। तो डीलिमिटेशन कमीशन को बनाने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट को ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है वो प्रोवाइड करता है। ठीक बात है। उसके अलावा इस एक्ट में आपको इस बात का प्रोविजन मिलेगा कि जो इलेक्शन का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर जो इस इलेक्शन के क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के क्या क्या क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन होंगे, उसके बारे में भी जो आपको आरपी एक्ट 1950 है वो ये बताता है। तो एक बार हम इसके सारे प्रोविजंस जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में उन इलेक्शन ऑफिसर्स के बारे में पता चलता है जिनके बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जैसे चीफ इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, इसके अलावा जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, इसके अलावा जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं। तो इन सारे ऑफिसर्स के बारे में जो ये एक्ट है ये बताता है। ठीक बात है। इसके साथ साथ ये जो एक्ट है वो ये बताता है कि हमारे देश में जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जिसको राज्यसभा भी हम कहते हैं, तो उसमें किस मैनर से सीट्स को फिल किया जाएगा। तब जब हम यूनियन टेरिटरीज के मेंबर को, किसी यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव को जब हम राज्यसभा में सीट्स देते हैं, तो उनको किस तरीके से सीट दिया जाएगा, ये हमारा आरपीए एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बताता है। ठीक बात है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो भी इलेक्शन होते हैं स्टेट के अंदर, उसके पर्पस के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, उसमें लोकल अथॉरिटीज को किस तरीके से काम करना है, ये जो हमारा एक्ट वो बताता है। साथ ही साथ सिविल कोर्ट को किसी भी इलेक्शन के मामले में सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को बार करने का काम ये जो आरपीए एक्ट है 1950 का वो आपको करता हुआ दिखता है। तो ये जो एक्ट है, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमको निकल के आए हैं जो कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए हैं। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर दे दी गई है, और पार्लियामेंट ने अपने इसी पावर के अंडर में ये आरपीए एक्ट को पास किया, और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस लिखे जो कि इलेक्शन को हेल्प करते हैं। अब देखिए, ये जो आरपीए एक्ट 1950 का है, इस एक्ट में बहुत सारी बातें छूट गई थी, क्योंकि इस 1950 के एक्ट में आपको जो भी प्रोविजंस थे वो बहुत लिमिटेड देखने को मिलते हैं। जैसे इस एक्ट में आपको देखने को मिलेगा जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है उसके बारे में प्रोविजन है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज का लिमिटेशन हो उसके बारे में प्रोविजन है, वोटर्स के क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए उसके बारे में ये बताता है, इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन किस तरीके से होगा उसके बारे में ये बताता है। तो इसमें जो भी प्रोविजंस थे 1950 के एक्ट में वो बहुत लिमिटेड थे, तो इसीलिए आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को इनेक्ट किया गया, ताकि इलेक्शन से रिलेटेड जो बाकी दूसरे जरूरी प्रोविजन इस 1950 के एक्ट में छूट गए थे उनको भी इंक्लूड किया जा सके। तो अब जरा अगर हम इस 1951 के एक्ट के प्रोविजन की बात करें, तो हमें कई सारे प्रोविजन इस एक्ट में देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला आप देखेंगे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरशिप के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस है वो हमारा आरपीए एक्ट 1951 बताता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन को एमपी या एमएलए बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगे, इसके बारे में हमारा ये 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो बताता है। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जनरल इलेक्शंस का जो नोटिफिकेशन होता है वो किस तरीके से इशू होगा, वो भी इस 1951 के एक्ट में बताया गया है। साथ ही साथ इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम करती है, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, उसके बारे में भी ये 1951 का एक्ट बताता है। इसके अलावा इस एक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन के बारे में बात है कि किस तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका मैनर क्या होगा, इसके बारे में आपको इस एक्ट में प्रोविजन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि कौन कौन से जो मटेरियल हैं जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को फ्री में इलेक्टोरल रोल का प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ जो भी स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्टिंग टीवी होता है, उस स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्टिंग में इस कैंडिडेट को जो है वो अपना कैंपेन चलाने के लिए टाइम मिलता है। तो बहुत सारे
ऐसे मटेरियल हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को। तो इसके बारे में भी हमारा 1951 का ये जो एक्ट है वो डिस्कस करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को किस तरीके से हैंडल किया जाए, ये भी हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बताता है। आपको ध्यान में रखना, अब हम 51 वाले एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इलेक्टोरल जो ऑफेंसेस होते हैं उनमें कौन कौन से ऑफेंस आएंगे, कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिस हैं जिनको हम इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस मानेंगे, इसके बारे में ये एक्ट जो है वो हमें बताता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के क्या पावर हैं इन कनेक्शन विद इंक्वायरीज एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन होने के से रिलेटेड जो इंक्वायरी होती है तो उसमें इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या पावर होंगे, ये भी हमारा 1951 का एक्ट बताता है। इसके अलावा जो बाई इलेक्शंस होते हैं, मींस कि जब एक बार इलेक्शन होने के बाद कुछ सीट्स जो हैं वो खाली रह जाती है, तो उन खाली सीट्स को भरने के लिए दोबारा से बाई इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो बाई इलेक्शंस और इसका टाइम लिमिट क्या होगा, ये भी हमारा 1951 का एक्ट बताता है। और जो वैकेंसीज बच गए थे उनको किस तरीके से फिल किया जाएगा, ये भी हमारा 1951 का एक्ट बताता है। इसके साथ साथ ये जो एक्ट है वो सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इलेक्शन के मामलों में बार करता है, रोकने का काम करता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि 1950 के एक्ट में और 1951 के एक्ट में आपको डिफरेंस पता चला होगा। 1950 का जो एक्ट है वो बहुत ही लिमिटेड प्रोविजन अपने में लिए हुए हैं, लेकिन 51 का जो एक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इलेक्शन के बारे में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, क्योंकि अब 1950 के एक्ट में लिमिटेशन की वजह से बहुत सारे मामलों पे चुप्पी छाई हुई थी। तो उन सारे मामलों पे आप देखेंगे जो 1951 का एक्ट है वो अच्छे तरीके से लाइट डालता है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे देश के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता है, किस तरीके से किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, कोई इलेक्शन का डिस्प्यूट होता है तो उसका रिजोल्यूशन किस तरीके से होगा। तो 1951 का जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे आप यूपीएससी के एग्जाम में भी डायरेक्ट इस एक्ट से सवाल पूछे गए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के बारे में। देखिए हमारे देश में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 82 और 170 जो है हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके रीएडजस्टमेंट की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। दरअसल होता यह है कि एक स्टेट के अंदर में आपको दो तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलती है। एक होती है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरी होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इन दोनों टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखेंगे कि पॉपुलेशन के बेस पे ये डिवीजन किया जाता है। अब पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा कि हर 10 साल में चेंज होता है। पॉपुलेशन में अभी हाल के कुछ डेकेड्स में अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हुई है। इंडिया जो है वो अब लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है ना। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 82 और 170 है वो हमारे देश में इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रीएडजस्टमेंट की बात करता है हर एक सेंसस के बाद। और ये होता है डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू, जिसको कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अभी तक हमारे देश में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया है, 1952, 1962, 1972 और 2002। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके साथ आप देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 330 और 332 है वो इस बात का प्रोविजन करता है कि जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए नंबर ऑफ सीट्स हमारे लोकसभा में फिक्स किए गए हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में फिक्स किए गए हैं, उनको रिफिक्स करने के का जो काम है वो 2001 के सेंसस पे होगा। यानी कि पहले जो 1971 के सेंसस पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन दोनों को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे दोनों जगह पे इनको कुछ सीट्स रिजर्व्ड मिली हुई थी। अब ये जो 1971 का सेंसस है इसको चेंज करके 2001 कर दिया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जो लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था वो 1971 के सेंसस के बेस पे हुआ था। 1971 के बाद से हमारे देश में जो ग्रोथ है उसको काफ़ी अनइवन देखने को मिलता है। एक एरिया से दूसरे एरिया में आपको ग्रोथ अनइवन देखने को मिलेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्टेट टू स्टेट, तो ये बहुत सारे डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ 1971 के बाद से 2000 के डेकेड तक आपको देखने को मिलेगा कि जो माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस था। चाहे वो एक स्टेट से स्टेट माइग्रेशन हो, चाहे वो एक स्टेट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी माइग्रेशन हो। तो ये जो दो तरफ के माइग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस थे। तो इस वजह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे डिस्टॉर्शन आ गए थे।
तो इसी डिस्टॉर्शन को करेक्ट करने के लिए जो हमारे देश में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें जो भी डिस्टॉर्शन आए थे उनको करेक्ट करने के लिए हमारे देश में एक डीलिमिटेशन एक्ट 2002 लाया जाता है। और इसके बेस पे 2001 के सेंसस के बेस पे फिर हम देखते हैं कि हमारे देश में डीलिमिटेशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का किया जाता है। तो इस वजह से ये जो डीलिमिटेशन एक्ट 2002 है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको डीलिमिटेशन कमीशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखें। इसके साथ साथ दोस्तों जो मैंने आपको बताया, एक तो आरपीए एक्ट 1950 बताया, दूसरा आरपीए एक्ट 1951 बताया। इन दोनों के अलावा भी कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इलेक्शन से रिलेटेड हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखें, एक है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। जो प्रिवेंशन ऑफ ये जो एक्ट है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन से प्रिवेंट करने की बात की जाती है, तो 1959 के इस एक्ट में ये कहा गया है कि कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको होल्ड करने वाले इस बात के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई मिनिस्टर है तो मिनिस्टर ने गवर्नमेंट का एक ऑफिस होल्ड किया हुआ है, जाहिर सी बात है, तो इस मिनिस्टर को इस बात के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन इस मेंबर के लिए नहीं होगा। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी की बॉडी का मेंबर है तो उस यूनिवर्सिटी के बॉडी के मेंबर को इस बात के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा इस बेस पे कि उसने किसी गवर्नमेंट के ऑफिस को होल्ड किया है। ठीक बात है। तो ये जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हो, जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स हो, ये सब एमपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये गवर्नमेंट के ऑफिस को होल्ड करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे फॉर बीइंग चूजन एज अ एमपी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दूसरा जो एक्ट है वो है एससी एसटी ऑर्डर्स अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस एक्ट में इस बात का प्रोविजन है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन होता है किसी भी शेड्यूल कास्ट का या किसी भी शेड्यूल ट्राइब का, उसमें उसको रीएडजस्ट करके जो भी इनका रिप्रेजेंटेशन है उनको रीएडजस्ट किया जाए। और ये रीएडजस्टमेंट जो होता है वो आप देखेंगे अलग अलग सेंसस के बेस पे होता है, और अब ये रीएडजस्टमेंट 2001 के सेंसस के बेस पे होता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 है जो ये कहता है कि अलग अलग यूटीज में आपको गवर्नेंस के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है। अभी आप करेंटली अगर हमारे हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में अभी करेंटली आपको दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगा। एक तो आपको दिल्ली देखने को मिलेगा और दूसरा आपको पुदुचेरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें अभी आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पहले 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास भी अपना लेजिस्लेचर था, जम्मू एंड कश्मीर के पास भी अपना लेजिस्लेचर था, लेकिन जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रूप में इसको दो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद अभी तक जो इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टेटस है वो पेंडिंग है। अभी तक जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिली है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक और एक्ट है इलेक्शन से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, जो कि दिल्ली के अंदर में एक स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नेंस की बात करता है जिसमें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली भी देखने को मिलेगी, आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी देखने को मिलेंगे, और इन सब के ऊपर एक सेंट्रल के कंट्रोलर के रूप में आपको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 है जिसमें प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रहते हुए क्या क्या जो है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें बात की जाती है, किस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, प्रेसिडेंशियल फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है और इनको क्या क्या इम्यूनिटीज़ मिली हुई है, इन सारे एक्ट में इसकी बात की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई सारे ऑर्डर्स भी हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्शन सिम्बॉल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का है, इसी ऑर्डर के थ्रू आपको देखने को मिलेगा जो भी कैंडिडेट होता है या जो भी पार्टी होती है उनको इलेक्शन में सिंबल अलॉट होते हैं। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फर्निशिंग ऑफ एडिशनल पर्टिकुलर्स ऑर्डर 1992 है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन के बाद की इसमें उसमें उसमें डिस्कशन किया गया है। तो ये कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड है। तो आज के सेशन में दोस्तों हमने ये समझा कि किस तरीके से हमारे देश में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 है और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इन दोनों एक्ट ने हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन है
उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप देने की कोशिश की है। बहुत सारे एक्ट्स जो कि बहुत सारे प्रोविजन जो कि 1950 वाले में छूट गए थे, उनको 1951 के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की गई, फिर है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेशन है वो आज बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हुआ है। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।